बचपन से ही ना हमारे दिमाग में कुछ छवियां बहुत गहराई तक बिठा दी जाती हैं। जैसे एक ऐसा पिता जो सालों तक एक ही स्वेटर पहनता है ताकि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, बिल्कुल। और एक ऐसी माँ जो घर में सबके खाना खा लेने के बाद ही अपनी थाली लगाती है। हाँ, एकदम सही कहा। और इन छवियों के साथ एक शब्द हमेशा जुड़ा रहता है, और वो है त्याग। मतलब महानता का दूसरा नाम ही हमारे समाज में त्याग मान लिया गया है। माता पिता के लिए या फिर परिवार और समाज के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रख देना ही एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। सही बात है। और लोग इसी को सच मानकर पूरी जिंदगी जी लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम जिन विचारों और मनोवैज्ञानिक शोध से गुजरने वाले हैं ना, वे इस बहुत ही आम और पवित्र मानी जाने वाली धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। हाँ, क्योंकि आज का ये विस्तृत विश्लेषण इसी बात की गहराई में जाएगा कि क्या हर त्याग सच में महान होता है, या फिर इस महानता के पर्दे के पीछे कोई बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व छिपा है। और कोई अनकही कुंठा भी। जो लोग भी आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो किसी एक घर या एक इंसान की कहानी नहीं है। मतलब ये उस पूरी बुनियाद पर सवाल उठाता है जिस पर हमारे समाज का ढांचा खड़ा है। ये चर्चा व्यक्तिगत पहचान और पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच चलने वाले उस शांत लेकिन खतरनाक संघर्ष को समझने में मदद करेगी। जिससे हर वो इंसान गुजरता है जो इस समाज का हिस्सा है। एकदम। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अपनी खुशियों को मारकर ही परिवार को खुश रखा जा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कोई इंसान अपनी खुद की पहचान को कैसे खो देता है और उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और यही आज के इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प पहलू है। बिना किसी भारी भरकम शब्दों के इसे ऐसे समझना है जैसे हम अपने ही जीवन के किसी पुराने एल्बम को एक नए नजरिए से देख रहे हों। हाँ, एक बिल्कुल नए चश्मे से। तो चलिए इसकी शुरुआत उसी शब्द से करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, त्याग। मतलब भारतीय संस्कृति में ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा जीवन दर्शन है। इसे हमेशा एक सर्वोच्च गुण के रूप में देखा गया है, एक वर्चू की तरह। बिल्कुल। जो जितना बड़ा त्याग करता है, समाज उसे उतना ही ऊंचे पायदान पर बिठा देता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है ना, वो है बचपन की कंडीशनिंग। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान बड़ा होकर अचानक सीखता है। ये तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। हाँ, ये कहानियों के जरिए, फिल्मों के जरिए और घर के रोजमर्रा के माहौल के जरिए बचपन से ही अवचेतन मन में डाल दी जाती है। सिखाया जाता है कि अगर कोई अपनी खुशी के बारे में सोचता है तो वो स्वार्थी है, जो कि बहुत ही गलत धारणा है। बिल्कुल। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाकर, अपने सपनों को छोड़कर दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लग जाता है, समाज तुरंत उसे आदर्श या संस्कारी मान लेता है, सम्माननीय मान लेता है। हाँ, ये एक तरह का सामाजिक इनाम है जो इंसान को उसकी अपनी इच्छाओं की बलि देने के बदले में दिया जाता है। चलिए इस बात की परतें थोड़ी और खोलते हैं, क्योंकि ये सामाजिक इनाम असल में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। मतलब जब समाज किसी को आदर्श मान लेता है तो उस इंसान के कंधों पर उस आदर्श छवि को बनाए रखने का एक अदृश्य बोझ आ जाता है। बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। हाँ, ये विचार दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि धीरे धीरे इंसान अपनी खुद की खुशी को गिल्ट या अपराध बोध की नजर से देखने लगता है। ये गिल्ट वाली बात बहुत अहम है। मान लीजिए किसी इंसान ने अपनी पहली सैलरी से अपने लिए कोई महंगी चीज खरीद ली, या कोई ऐसा फैसला ले लिया जो सिर्फ उसकी अपनी खुशी के लिए है, तो उसे तुरंत ये महसूस होने लगता है कि उसने कुछ बहुत गलत या स्वार्थी कर दिया है। और वो अपनी खुशी पूरी तरह से महसूस ही नहीं कर पाता। बिल्कुल। ये अपराध बोध इतना गहरा होता है कि लोग अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने से भी खतराते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार के बिना मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। और यही वो बिंदु है जहां से वो गहरी मनोवैज्ञानिक उलझन शुरू होती है जो अक्सर जीवन भर इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इसके पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाकर समाज की बनावट को देखना होगा। समाज के उस सामूहिक ढांचे को। हाँ, क्योंकि भारत मूल रूप से एक सामूहिक समाज है, कलेक्टिव सोसाइटी। सदियों से यहाँ जीवन यापन का तरीका खेती और संयुक्त परिवारों पर निर्भर रहा है, जहाँ एक इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता था। ये बहुत ही तार्किक कारण है। इसलिए व्यक्ति की अपनी पहचान से कहीं ज्यादा अहमियत उस परिवार की पहचान को दी जाती है। समाज की पूरी संरचना इस बात पर टिकी है कि समूह एक साथ कैसे आगे बढ़ता है।
व्यक्तिगत सपने और इच्छाएं हमेशा परिवार की भलाई के नीचे रखे गए। और ये बात आज के आधुनिक दौर में भी उतनी ही सच है, बस इसके रूप बदल गए हैं और इसका सीधा असर जीवन के सबसे अहम फैसलों पर पड़ता है। जैसे कि करियर का चुनाव। एकदम सही। आज भी कितने ही युवा अपने अंदर के कलाकार, लेखक या किसी अन्य पेशे की इच्छा को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि परिवार चाहता है कि वे इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाएं। क्योंकि उसमें सुरक्षा है और समाज में इज्जत है। बिल्कुल, इज्जत का सवाल आ जाता है। शादी का फैसला भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जीवन साथी चुनने का पैमाना अक्सर ये नहीं होता कि दो लोग आपस में कितने खुश रहेंगे, बल्कि ये होता है कि वो रिश्ता परिवार की सामाजिक स्थिति और उनके रुतबे के अनुकूल है या नहीं। एकदम। और जीवन शैली से जुड़े ये फैसले इंसान के पूरे भविष्य की दिशा तय करते हैं। और जब ये अहम फैसले खुद की खुशी के लिए नहीं बल्कि परिवार की सहमति और समाज की मोहर के लिए लिए जाते हैं तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा होती है। ये सामूहिक व्यवस्था समाज को ऊपर से देखने पर तो बहुत एकजुट और मजबूत दिखाती है। त्योहारों में, शादियों में सब एक साथ नजर आते हैं। फोटो बहुत अच्छी आती है। हाँ बिल्कुल, फोटो अच्छी आती है, लेकिन इसका एक बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। ये सामूहिक ढांचा कई बार इंसान के व्यक्तिगत विकास और उसकी सच्ची खुशी के रास्ते में एक दीवार बन जाता है। जब हर कदम इस डर से उठाया जाए कि लोग क्या कहेंगे या परिवार की बदनामी तो नहीं होगी, तो इंसान अपने अंदर की आवाज को सुनना ही बंद कर देता है। और ये आवाज जब बंद हो जाती है तो असली समस्या शुरू होती है। ये समस्या बाहर दुनिया में नहीं दिखती, ये इंसान के अंदर शुरू होती है। इसे एक तरह का आंतरिक द्वंद्व कह सकते हैं हम। बिल्कुल। बाहर से देखने पर वो इंसान एक परफेक्शन की मिसाल होता है। वो एक जिम्मेदार बेटा या बेटी है, एक आज्ञाकारी जीवन साथी है, उसका करियर भी सेट है। लोग उसकी मिसालें देते हैं कि देखो वो इंसान कितना समझदार है। लेकिन अंदर की तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। हाँ, अंदर से वो इंसान अक्सर खुद को बहुत अधूरा, खाली और दुखी महसूस करता है। उसे लगता है कि वो किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर अपनी जिंदगी की एक्टिंग कर रहा है। और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। मतलब जब इंसान की अपनी इच्छाएं और समाज की उससे उम्मीदें दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जा रही हों तो अंदर एक युद्ध छिड़ना तय है। इंसान एक ही समय में दो अलग अलग नावों की सवारी करने की कोशिश करता है, जो कि असंभव है। हाँ, एक तरफ उसकी अपनी आत्मा है जो कुछ और अनुभव करना चाहती है और दूसरी तरफ वे जिम्मेदारियां हैं जो उस पर थोपी गई हैं। जब इन दोनों के बीच टकराव होता है तो बाहरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, पारिवारिक कलह से बचने के लिए इंसान अपनी आंतरिक शांति की बलि चढ़ा देता है। वो खुद से समझौता कर लेता है। और इस समझौते का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि खुशी को लगातार भविष्य के लिए टाला जाने लगता है, जैसे खुशी कोई ऐसी चीज हो जो रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी। ये तो हमारे समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। इंसान सोचता है बस बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए फिर मैं अपने शौक पूरे करूंगा, या बस बहन की शादी हो जाए फिर मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। ऐसे में जीवन एक आनंददायक यात्रा नहीं रह जाता, जीवन सिर्फ एक कर्तव्य बनकर रह जाता है। सुबह उठना, काम पर जाना, जिम्मेदारियां पूरी करना और सो जाना। इंसान बस कैलेंडर के पन्ने पलट रहा होता है, वो वास्तव में जीवित होने का एहसास खो देता है। ये जीवन जीने का एक बहुत ही यांत्रिक तरीका है, एक मशीन की तरह। जब जीवन सिर्फ कर्तव्यों की एक चेकलिस्ट बन जाता है, टेक टेक टेक, तो उसमें से वो जीवंतता, वो रस खत्म हो जाता है जो इंसान को असल में इंसान बनाता है। और यही वो जगह है जहां ये दबा हुआ मनोवैज्ञानिक दबाव एक बहुत ही खतरनाक और नकारात्मक रूप लेने लगता है। क्योंकि भावनाएं कभी मरती नहीं हैं, वे बस छिप जाती हैं और किसी दूसरे रूप में बाहर आती हैं। बिल्कुल। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए जो विचार और शोध सामने आते हैं उनमें दार्शनिक ओशो का नजरिया बहुत ही गहरा और आंखें खोलने वाला है। ओशो ने इस तथाकथित त्याग की बखिया उधेड़ कर रख दी है। उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि किसी भी काम के पीछे की जागरूकता क्या है। हाँ, अवेयरनेस। बिना जागरूकता के किए गए त्याग को वे पूरी तरह से खारिज करते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? वे कहते थे कि जो त्याग बिना पूरी समझ और बिना जागरूकता के किया जाता है वो असल में त्याग है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ एक तरह का सामाजिक डर है और अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाना है, सप्रेशन है। जब कोई इंसान समाज के डर से या अपनी आदर्श छवि खराब होने के डर से कोई त्याग करता है तो वो असल में अपने अंदर की इच्छाओं का गला घोट रहा होता है। और जो इंसान खुद का गला घोट रहा है वो कभी भी अंदर से शांत या खुश नहीं हो सकता। कभी नहीं। ये बात बहुत गहराई लिए हुए है कि सच्चा त्याग और सामाजिक दबाव में किए गए त्याग के बीच जमीन आसमान का अंतर है। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है।
अगर एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए रात भर जागती है तो वो भी एक त्याग है। बिल्कुल, बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन क्योंकि वो त्याग गहरे प्रेम से उपजा है, इसलिए अगली सुबह उस माँ के मन में कोई कड़वाहट या शिकायत नहीं होती कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी नींद खराब की। लेकिन अगर वही इंसान किसी रिश्तेदार की शादी में सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे, और वहां जाकर अपना समय और पैसा खर्च करता है, तो वापस आकर वो एक चिड़चिड़ाहट से भरा होता है। वो त्याग सिर्फ दबाव में किया गया था। बिल्कुल सटीक बात है। और जब ऐसे अनचाहे त्याग जीवन भर किए जाते हैं, तो वो इंसान अंदर ही अंदर कुंठा, नाराजगी और एक अजीब सी कड़वाहट से भर जाता है। और वो कुंठा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाहर जरूर आती है। हाँ, ये अक्सर परिवार के कमजोर सदस्यों पर गुस्से के रूप में निकलती है, या फिर ताने मारने की आदत के रूप में। अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये वाक्य तो हर दूसरे घर में सुनने को मिल जाता है। और ये वाकई ही इस बात का प्रमाण है कि वो कुर्बानी प्रेम से नहीं बल्कि दबाव और भविष्य की किसी उम्मीद के तहत दी गई थी। ओशो का दर्शन ये समझाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता या सही जीवन जीने की कला किसी अपराध बोध या समाज के दबाव से पैदा नहीं होती। सच्ची आध्यात्मिकता आती है एक सचेत चुनाव से, कॉन्शियस चॉइस से, जब इंसान पूरी तरह होश में रहकर ये चुनता है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। इस सचेत चुनाव वाली बात पर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल खड़ा होता है। जो लोग इस पूरे विश्लेषण को सुन रहे हैं उनके मन में ये आ सकता है कि क्या इस पूरी चर्चा का मतलब ये है कि परिवार और समाज बिल्कुल महत्वहीन है? क्या इंसान को सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए और पूरी तरह से आत्मकेंद्रित या स्वार्थी हो जाना चाहिए? यह एक बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर यहीं पर लोग सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। परिवार और समाज का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, और हमारे ये गहरे रिश्ते ही हमें भावनात्मक सुरक्षा और संबल देते हैं। जड़ें होना बहुत जरूरी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति इन जड़ों को सींचने के चक्कर में खुद को ही मिटा देता है। खुद का ही वजूद खत्म कर देता है। बिल्कुल। अपनी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह से खो देना कोई महानता नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी पहचान ही मिटा दे, अपनी खुशियों को ही खत्म कर दे, तो वो इंसान बल्कि सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने वाली एक निर्जीव मशीन बनकर रह जाता है। और एक मशीन कभी किसी को सच्चा प्यार या खुशी नहीं दे सकती। तभी नहीं। और कोई भी परिवार जो सच में उस इंसान से प्यार करता हो, वो ये नहीं चाहेगा कि वो एक खाली मशीन बन जाए। असली जवाब सही संतुलन खोजने में है। एक ऐसा बैलेंस जहां इंसान अपने परिवार का पूरा सम्मान करे, उनके प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को समझे और निभाए, लेकिन साथ ही अपनी व्यक्तिगत खुशी, अपने शौक और अपने अस्तित्व को भी उतनी ही अहमियत दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिवार की खुशी के लिए इंसान को अपना वजूद ही मिटाना पड़े। जब इंसान ये जानता है कि वो जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, किसी के डर से नहीं, तब जीवन में खुशी भी बनी रहती है और रिश्तों में भी मिठास रहती है। जागरूकता से लिया गया फैसला इंसान को भीतर से खाली नहीं करता, बल्कि उसे एक गहरी संतुष्टि देता है। वो एक भरा हुआ प्याला बन जाता है। हाँ, और केवल एक भरा हुआ प्याला ही दूसरों की प्यास बुझा सकता है। जो इंसान खुद अंदर से खाली और दुखी है, वो अपने परिवार को भी सिर्फ दुख और कुंठा ही दे सकता है, चाहे वो बाहर से कितना भी बड़ा त्यागी क्यों ना दिखे। इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को अगर हम समेटें तो एक तस्वीर बहुत ही साफ होकर उभरती है। भारतीय समाज में सदियों से त्याग को जो एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाया गया है, उसका अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण रहा होगा। पुराने समय में शायद समाज को बचाए रखने के लिए इसकी जरूरत भी थी। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में इस विचार को आंख बंद करके ढोना और इसे महिमा मंडित करना इंसानियत के खिलाफ जाता है। एक ऐसा जीवन जिसमें इंसान अपनी हंसी खो दे, अपने सपने खो दे, वो दुनिया की नज़रों में शायद बहुत सम्मानजनक लगे, लोग उसकी वाहवाही भी करें, लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में जीवंत नहीं होता। वो सिर्फ एक चलता फिरता ढांचा रह जाता है। एकदम सही। इससे एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जीवन के अहम निर्णयों को अपराध बोध, गिल्ट और समाज के डर के चश्मे से देखना बंद करना होगा। हर इंसान को अपने फैसलों को समाज, पूरी जागरूकता और खुद के प्रति ईमानदारी के साथ तौलना चाहिए। क्योंकि एक मृत और कुंठित आत्मा के साथ निभाए गए कर्तव्य न तो उस इंसान का कोई भला करते हैं और न ही उस परिवार का जिसके लिए वे कथित रूप से किए जा रहे हैं। सच्ची सेवा और सच्चा प्रेम सिर्फ वो इंसान कर सकता है जो खुद भीतर से आनंदित और तृप्त हो।
ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले इस पूरी स्रोत सामग्री और विचारों के मंथन से निकला एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला विचार छोड़ना जरूरी है। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं और समाज के इस जटिल ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये विचार किसी पुरानी बंद खिड़की को खोलने जैसा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। जरा सोचने की जरूरत है, क्या त्याग का ये अंतहीन चक्र अनजाने में पीढ़ियों का दर्द तो नहीं बन रहा है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में जेनरेशनल ट्रॉमा कहा जाता है? ये एक ऐसा विचार है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि जो माता पिता खुद अपने पूरे जीवन में अपनी हर इच्छा और अपनी हर छोटी बड़ी खुशी का गला घोटते आए हैं, वे अनजाने में अपने बच्चों से भी उसी खालीपन और उसी अंतहीन त्याग की उम्मीद करने लगते हैं? और वो भी केवल इसलिए क्योंकि उन्हें भी अपने समय में ऐसा ही करना पड़ा था। हाँ, क्या ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक वसूली तो नहीं है? क्या त्याग और संस्कार के नाम पर हम अनजाने में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिर्फ अपना दबा हुआ दर्द, अपनी कुंठाएं और अपनी अधूरी ख्वाहिशें ही विरासत में सौंप रहे हैं? ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो आज के इस विश्लेषण से परे जाकर हर इंसान को अपने एकांत में सोचने पे मजबूर करता है। ये तय करने का समय आ गया है कि क्या इस दर्द के चक्र को, जो त्याग के सुंदर आवरण में लिपटा है, यूं ही चलते रहने देना है, या फिर समझ, जागरूकता और खुद की सच्ची खुशी को अपनाकर एक नई शुरुआत करनी है। एक ऐसी शुरुआत जहां प्रेम दबाव से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से पैदा हो। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इस जटिल विषय की गहराइयों में उतरने के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा सोचने के कई नए रास्ते खोलेगी।